हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमजिंग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फेनॉल प्रिपरेशन। पिछले क्लास में हमने क्यूमिन से फेनॉल कैसे प्रिपेयर करना है डिटेल में डिस्कस करा था। आज बाकी जो रह चुके हैं रिएक्शंस इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस के हैसियत से वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फेनॉल प्रिपरेशन पहला जो रिएक्शन होने जाना है वो है एराइल हैलाइड, जैसे कि क्लोरोबेंजीन से कैसे प्रिपरेशन करना है। चलिए देखते हैं फेनॉल प्रिपरेशन। फेनॉल प्रिपरेशन सभी नोट्स करना है, सभी को नोट्स अच्छे से बनाना है। पहला रिएक्शन जो होने जा रहा है वो है फ्रॉम एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड से करना है आपको। कैसे करना है प्रिपरेशन, जैसे क्लोरोबेंजीन होते हैं एराइल हैलाइड, जिससे हम प्रिपरेशन करेंगे फेनॉल का। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं क्लोरोबेंजीन ऐसा दिखता है जिसके पास लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं क्लोरीन के पास। तो इस क्लोरीन लोन पेयर के वजह से क्लोरीन क्या हो जाता है, रेजोनेंस कर पाता है क्लोरीन का लोन पेयर और बेंजीन का बाय बॉन्ड के हिसाब से। तो उसका सब्स्टिट्यूशन होना, रिप्लेसमेंट ऑफ दिस क्लोराइड बॉन्ड by any hydroxyl group or anything else through electrophilic और न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से इस क्लोरीन ग्रुप को रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस वजह से इसका टेम्परेचर प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ज़रूरत पड़ता है आपको बेस के हिसाब से, जो यहाँ पर OH Na+ होता है और OH- होता है। इस बेस के प्रेजेंस पे और दोनों चीज़ ज़रूरत होता है, वो है टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर 623 केल्विन, और एक चीज़ ज़रूरत है आपका 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस टेम्परेचर पर जब बेस क्लोरोबेंजीन के साथ ट्रीट होता है तब बनता है सोडियम फेनॉक्साइड आयन। क्या बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड। O नेगेटिव Na+, जानते हैं आप लोग क्यों करा है आपको इस प्रेशर के, इस टेम्परेचर की क्यों ज़रूरत पड़ा है। आप जानते हैं इस क्लोरीन क्या करता है, रेजोनेंस करता है। इस क्लोरीन को यहाँ पर रेजोनेंस होता है, इस वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। इस क्लोरीन को इस बेंजीन से हटाना और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोई भी चीज़ इसका रिप्लेसमेंट के बाद आना बहुत ही मुश्किल काम है। इस वजह से आपको क्या ज़रूरत पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर पे इसको रिप्लेसमेंट करेंगे। ओके, तो देखते हैं धीरे धीरे जैसे होता मैकेनिज्म भी दिखेंगे। तो पहले इसको लिखना है आपको कैसे करना है। तो इसके बाद क्या करना है, इस फेनॉक्साइड आयन को तो बन गया सोडियम फेनॉक्साइड, इसके बाद इसको हाइड्रोलाइसिस करना है। डाइल्यूटेड एसिड के प्रेजेंस पे बन जाता है आपका फेनॉल। इसका प्रोसेस का नाम है, इंडस्ट्रियल मेथड से बनता है, इसका नाम है डाउस प्रोसेस। जिस प्रोसेस पे हम देख रहे हैं डाउस प्रोसेस, जिस प्रोसेस में सोडियम फेनॉक्साइड क्लोरोबेंजीन के साथ ट्रीट करवाना पड़ता है और इस टेम्परेचर प्रेशर पर होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो क्लोरीन जो है ग्रुप रिप्लेसमेंट होकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं दे सकता, क्योंकि इस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इस बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है क्लोरीन के बीच। इसको ब्रेक करना बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस वजह से इसके टेम्परेचर प्रेशर हाई होना पड़ता है। और इस फेनॉक्साइड का फेनॉल पर कन्वर्ट करने के लिए डाइल्यूट एसिड, बिकॉज मीडियम कैसा है, बेसिक है, तो इस वजह से डायरेक्टली इसको फेनॉल पर रखने के लिए एसिडिक मीडियम का भी ज़रूरत होगा। इसको बोला जाता है डाउस प्रोसेस। इंडस्ट्रियल मेथड से भी बनता है क्लोरोबेंजीन से, जिस प्रोसेस पे बोला जाता है इसको डाउस प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन जो होता है बेंजीन डेरिवेटिव के थ्रू बनता है। मैकेनिज्म देख भी सकते हैं, इतना ज़रूरी चीज़ नहीं है। क्या होता है, बेसिक मीडियम है, इसका OH- सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला है आपको। तो इस हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, H+ एसिडिक हाइड्रोजन इसको खींच लेगा क्लोरोबेंजीन, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज ऐसा दिखेगा कि नहीं आपको, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जैसा है वैसे रहेगा, क्लोरोबेंजीन है। तो यहाँ पर वो रेजोनेंस की वजह से क्लोराइड ग्रुप रिप्लेसमेंट होता है। ओके, थोड़े समय के लिए आपको बेंजाइन डेरिवेटिव
दिखने को मिलेगा। इसको क्या बोला जाता है? बेंजाइन। इंटरमीडिएट बनता है बेंजाइन। तो बेंजाइन फिर क्या करेगा? फिर है OH माइनस। OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करा था और नेगेटिव चार्ज पे फिर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करा था, इस पाई बॉन्ड को इस पे नेगेटिव आ गया आपका, क्योंकि बेंजीन बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर OH फिर से आ गया, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर जैसा है ऐसा रहेगा। तो मीडियम से H+ ले लेगा, जो मीडियम पर है वो नेगेटिव H+ को पकड़ के फेनॉल बन गया। ऐसा आप दिखा सकते हो। फिर मीडियम कैसा है? NaOH बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम OH माइनस फिर से H+ खींच लेगा, फेनॉक्साइड आयन पे कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस से फेनॉल मिल गया आपका। इतना इस टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है? 620। इसका टेम्परेचर कूल होने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन आफ्टर कूलिंग, जब कूल होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन ठंडे होने के बाद आपको इसको एसिडिफिकेशन करना है। ठीक है, इसका टेम्परेचर हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद इसको एसिडिफिकेशन करके फेनॉल मिल जाएगा। ऐसा होता है मैकेनिज्म। क्लोरोबेंजीन किस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, कौन? हाइड्रोक्सिल खींच लेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्लोरीन क्लोराइड आयन के रूप पर निकल जाता है, जो बाद में NaCl के रूप पर आपको दिखाया जाएगा मीडियम पर। तो इस फिर से OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड फिर से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होकर रह जाएगा, जो और एक मीडियम से H+ आकर लेकर फेनॉल पे कन्वर्ट हो जाता है। बेंजाइन डेरिवेटिव थोड़ी समय के लिए बनेगा, बहुत ही अनस्टेबल है, वेरी अनस्टेबल इंटरमीडिएट, जो फिर से फेनॉक्साइड आयन यहाँ पर लिख लेना, आप तो जानते होंगे। तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो इसके बाद जब आप इसको एसिडिफिकेशन करेंगे तब आपको मिलेगा फेनॉल। नोट कर सकते हो आप, पहले नोट करो अच्छे से। फिर हम थोड़े और भी रिएक्शंस है क्लोरो एराइल हैलाइड्स के साथ, कैसे फेनॉल डेरिवेटिव्स बनते हैं वो भी देखेंगे। पैरानाइट्रोफेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, बहुत सारे टेक्रिक एसिड्स कैसे होता है, बट पहले इसको नोट करना ज़रूरी है। चलिए नोट करो, फिर मैं बाकी सब रिएक्शन दिखाता हूँ। करो नोट कर लिया। अभी दिखेंगे और रिएक्शंस। क्लोरोबेंजीन से देख लिया हमने जो डाउ प्रोसेस होता है, और भी सारे एराइल हैलाइड्स हो सकते हैं डेरिवेटिव्स, जैसे कि ऑर्थो वाला डेरिवेटिव्स होते हैं। कैसे दिखाता हूँ मैंने इसको ऐसे लिखा, यहाँ पर क्लोरीन तो है, मैंने इसको नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर पैरा पोजीशन पे पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर मैंने ले लिया। तो इसको मैंने फिर से आपको बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखो, और यहाँ पर है टेम्परेचर 443 केल्विन। ठीक है, क्या बन सकता है आपको यहाँ पर? क्या बनेगा? सेम प्रोसीजर, जहाँ पर नाइट्रो ग्रुप का कोई चेंज नहीं होगा, क्लोरीन रिप्लेस होकर फेनॉक्साइड आयन बना देगा, जिस प्रोसेस से पिछले वाला रिएक्शन हो रहा था। यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, बट मैकेनिज्म सेम नहीं होगा। मैं दिखाऊंगा नाइट्रो का इफेक्ट होगा यहाँ पर होता क्या है मैं दिखाता हूँ। पहले इसको रिएक्शन का कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको। फिर इसको यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, फिर इसको क्या करना है, डाइल्यूट HCl से आपको एसिडिफिकेशन करना है, और यहाँ पर फेनॉल मिल जाता है, मतलब पैरा नाइट्रोफेनॉल मिल गया आपको। इसका पैरा पोजीशन पर नाइट्रो है, फेनॉल है, पैरा नाइट्रोफेनॉल। ओके, तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा यहाँ पर, क्या आप टेम्परेचर पर गौर कर रहे हैं? यहाँ पर कोई प्रेशर का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? पिछले वाले में हमको ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ा था। क्लोरोबेंजीन से जब बना रहे थे 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर क्यों ज़रूरत पड़ा था? क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग कैरेक्टर की वजह से। यहाँ पर रेजोनेटिंग कैरेक्टर की वजह से भी एक चीज़ और भी लग रहा है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रॉन्ग माइनसम इफेक्ट ज़रूरत के वजह से, यहाँ पर लगने की वजह से यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन का रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। रिएक्टिविटी आप लिख सकते हो ऐसा, रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोबेंजीन
increases due to नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है? विथड्रॉइंग नेचर, ठीक है, विथड्रॉयल नेचर होता है, विथड्रॉइंग नेचर होता है। आप जानते हैं माइनस एफ, स्ट्रॉन्ग माइनस एफ इफेक्ट देता है। सो रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेज ड्यू टू नाइट्रो ग्रुप। स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप होता है इसका, विथड्रॉल नेचर NO2। इस वजह से इसका माइनस एफ इफेक्ट की वजह से रिंग ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इस वजह से इसका टेम्परेचर भी उतना कम हो जाता है, जितना ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ता रहेगा उतना टेम्परेचर कम होता रहेगा, ठीक है। तो अब पहले इसका रिएक्शन क्या होगा बताओ आप। मैं इस क्लोरोबेंजीन तो है, यहाँ पर ऑर्थो वाला ग्रुप पे मैं और एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ रहा हूँ। यहाँ पर ऑर्थो ग्रुप पे भी पैरा ग्रुप पे भी दोनों पोजीशन पे यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है। इसको मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक्वस मीडियम पर होता है। और इसका टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ेगा आपको 3 यहाँ पर 78 के टेम्परेचर और 68 टेम्परेचर, लगभग 370 के आसपास टेम्परेचर पे हो जाता है। फिर इसको क्या बन सकता है आपको, फिर फेनॉक्साइड आयन बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा रहेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। फिर इसको क्या करना है, H+ से एसिडिफिकेशन करना है, बन जाता है, ठीक है। बन क्या जाएगा, फेनॉल का डेरिवेटिव जो ऑर्थो पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, पैरा पोजीशन पे भी जुड़ा हुआ है। तो मतलब क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर घट रहा है, क्यों घट रहा है, जितना ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप बढ़ रहा है बेंजीन के साथ कनेक्टिविटी, उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी रिंग का ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, माइनस एम इफेक्ट की वजह से। अब मैं एक एग्जांपल के साथ भी दिखा देता हूँ आपको। तो पहले इसको नोट करो, फिर इस एग्जांपल के साथ मैकेनिज्म करके दिखाता है क्यों हो रहा है नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको नोट करो, पहले सुंदर तरीके से नोट करो, आ सकता है अब कभी भी क्वेश्चन पर, ठीक है। करो, कर लिया। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म देखेंगे और एक रिएक्शन के बाद। मैंने 2 नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर जोड़ा था, मैंने तीनों पोजीशन पर, ऑर्थो 2 पोजीशन पर, दोनों पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जब नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे तो कैसा दिखेगा आपको। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर एक नाइट्रो ग्रुप मैंने जोड़ दिया, पैरा पोजीशन पर भी एक जोड़ दिया और दूसरे वाला ऑर्थो पोजीशन पर भी मैं ऐसा एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ रहा हूँ। इस पोजीशन पे बेस का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सीधा क्या होना है, अब गर्म पानी से रिएक्शन करवा दो। गर्म पानी से रिएक्शन करवा देने के बावजूद आपको क्या मिलेगा, फेनॉल मिल जाता है। कैसा फिनॉल डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है आपको, इसको नाम क्या है, इसका नाम पिक्रिक एसिड बोला जाता है। वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक एसिड होता है जो हम पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और इस वजह से ये वाला खिंचाव पैदा करेगा, तो H+ ज़्यादा इजीली से रिमूव हो जाता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाई दे रहा है। एक क्यों हो रहा है नाइट्रो ग्रुप का मेसोमेरिक इफेक्ट। तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर है, मैं बता रहा था पैरा वाला से मैं दिखा देता हूँ ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे क्लोरोबेंजीन है। पहले स्टेप पे कौन आया था, OH- जो बेस ने सप्लाई करा था। तो बेस क्या करेगा, डायरेक्ट इस कार्बन पे जहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है इस पर अटैक करेगा, जो स्लो स्टेप होता है। कैसा स्टेप, स्लो स्टेप, पहला स्टेप स्लो स्टेप है। तो इसका टूटना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज क्लोरोबेंजीन इसके पास भी तो लोन पेयर है ना, कितने 3 लोन पेयर है क्लोरीन के पास। इस बॉन्ड के तोड़ने के बहुत ही टफ है, इस वजह से स्लो स्टेप। तब भी इसका OH- यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक करा है, तो इस वजह से पाई बॉन्ड यहाँ पर रिप्लेस होगा। कैसा दिखाई देगा, नेगेटिव। यहाँ पर क्लोरीन भी है, यहाँ पर OH भी लग चुका है अभी। तो इस स्टेप पे क्या होगा, नाइट्रो जैसा था वैसा ही होगा, रह चुका हुआ O नेगेटिव, ठीक है। अभी इस तरह से चलता रहेगा, O नेगेटिव इस कार्बन पे आएगा, ठीक है, रेजोनेंस चल रहेगा।
तो रेजोनेंस कैसे दिखाई देगा आपके बात? नेगेटिव किस पोजीशन पे आया, गौर करो, पैरा पोजीशन पर जहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो फिर से क्या होगा यहाँ पर ClOH, इस पे फिर से क्या होगा, यहाँ पर ए वाला ऐसा जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर Cl, यहाँ पर OH, यहाँ पर N डबल बॉन्ड 2 O नेगेटिव N पॉजिटिव। ठीक है, इतना तक ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पर इस पाई बॉन्ड पे कन्वर्ट होगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, मतलब Cl नेगेटिव निकल गया। तो इतना ज़्यादा प्रोसेस जो हुआ है आपका, ठीक है ना, इतना ज़्यादा प्रोसेस जब हुआ है ये वाला, इतना तक क्या हुआ है, रेजोनेंस हो रहा था। यहाँ पर रेजोनेंस होने के वजह से किस किस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हुआ है? ऑर्थो पोजीशन पर, इस पैरा पोजीशन पर गौर करना, इस ऑर्थो पोजीशन पर भी। ठीक है, इस ऑर्थो पोजीशन पे भी इंक्रीज हुआ है, इस पैरा पोजीशन पर भी, इस ऑर्थो पोजीशन, मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा है, इस पैरा पोजीशन पे बढ़ा है। तो इस वजह से नाइट्रो ग्रुप किस पोजीशन पे जा रहा है, पैरा पोजीशन पर। मतलब इस वजह से आप इस रेजोनेटिंग, इस जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन मेसोमेरिक इफेक्ट से खींच सकता है। तो इस वजह से रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, तेज़ होगा, रेजोनेंस तेज़ रफ्तार से होगा। इस वजह से क्लोरीन का निकलना ईजी हो जाता है। इस वजह से माइनस में इफेक्ट और रिएक्टिविटी, नाइट्रो ग्रुप के वजह से रिएक्टिविटी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। किसकी वजह से, किसमें, इस तरह के कंपाउंड में। इस कंपाउंड की वजह से इसका टेम्परेचर कितना ज़रूरत लगता था, 443 केल्विन। इस टेम्परेचर का पे भी हो सकता है लगभग 450 केल्विन टेम्परेचर भी हो जाता था। तो इस पे क्या बना है अभी, यहाँ पर फिर से आ गया नाइट्रो ग्रुप, O नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर कौन है OH, पैरा नाइट्रोफेनॉल। ऐसा होता है, बता दिया था मैंने, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे हो रहा था, पहला वाला क्लोरोबेंजीन ज़्यादा क्यों रखा था, यहाँ पर कोई नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा था, इस वजह से रिएक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं था, लगभग इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, हो जाता है। मेटा पे क्यों नहीं हो रहा होगा, बिकॉज मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, कोई भी मेटा पोजीशन पे नहीं है। ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, दोनों ऑर्थो पे, दोनों एक पैरा पोजीशन पे आ रहा है। और नाइट्रो ग्रुप जब मेटा पे लगा होगा, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आने पर रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से इससे टेम्परेचर कम होने पे भी रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ओके, इसको नोट करो। यहाँ पर इस वाले रिएक्शन का ख़त्म हुआ है, दूसरे रिएक्शन पे जाएंगे। सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनता है फेनॉल, इसको नोट करो पहले अच्छे से। कर लिया, नोट कर लिया। सो नोट करने के बाद अभी जाएंगे दूसरे रिएक्शन पर, फेनॉल प्रिपरेशन का दूसरा रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन होने जा रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहचानते हो आप सल्फोनिक एसिड किसको बोला जाता है? तो पहले तो बेंजीन बना सकते हैं हम। बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है, आप याद करो, याद है कि आपको? इसको बोला है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। इसको सल्फोनिक एसिड पे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या देते हैं, ओलियम दे सकते हैं। ये क्या होता है, फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग। इसको कैसे बनाते हैं हम, मिक्सचर होता है, मिक्सचर। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड H2SO4, दोनों का मिक्सचर होता है। फ्यूमिंग H2SO4 मतलब फ्यूम होता है, किसका फ्यूम होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्यूम इस पे डिज़ोल्व होता है, सल्फ्यूरिक एसिड पे डिज़ोल्व करा जाता है। तो ये ओलियम क्या सप्लाई करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फ्यूम सप्लाई करता है। इस वजह से इसका सल्फोनेशन हो जाता है। इस प्रोसेस क्या हो रहा है, सल्फोनेशन। क्या हो रहा है, सल्फोनेशन। इस सल्फोनेशन प्रोसेस से किसके हेल्प से बना है, ओलियम के प्रोसेस हेल्प से बना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एसिड ग्रुप का रिप्लेस करने के लिए सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत पड़ता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हीट करना पड़ता है, मोल्टेन स्टेट पर रखना पड़ता है। मोल्टेन स्टेट पर हीट मतलब हीट करने के बाद इसका हो जाता है फेनॉक्साइड आयन पर कन्वर्जन। फिर से ओ नेगेटिव मतलब इसका निकल जाता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हट जाता है और इसका क्या करना है आपको पता है। आपको जिस फेनॉक्साइड बनने के बाद फेनॉल पर कन्वर्ट हो जाता है, किसके हेल्प से, एसिडिफिकेशन हेल्प से। ठीक है, इसको तो आप याद कर सकते हो। याद रखना बेंजीन से विलियम के उसके रिएक्शन करने के बाद सल्फोनेशन से बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको मोल्टेन स्टेट पे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करने पे के बाद बनता है फेनॉक्साइड आयन, सोडियम फेनॉक्साइड, इसका एसिडिफिकेशन से फेनॉल बन जाता है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो आप, जो एनसीईआरटी भी लिखा हुआ है। ठीक है, इजी है याद रखने पर। तो हम जा सकते हैं अभी हमारा जो लास्ट प्रोसेस है फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड अभी है। चलिए, फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये क्या है मैंने डिस्कस करा था डायज़ोनियम सॉल्ट के चैप्टर में। ठीक है, डिटेल पर मैकेनिज्म के साथ डायजोटाइजेशन रिएक्शन के बाद जो हुआ था इससे मैंने डिस्कस करा था। मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने बताया था एनिलीन जो प्राइमरी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन कंपाउंड से डायजोटेशन करना है। किस रिएजेंट के साथ याद है, लेक्चर देखा होगा तो याद रहेगा। NaNO2 सोडियम नाइट्राइट कॉन्सेंट्रेटेड HCl देना पड़ता है। किस टेम्परेचर पर, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, मतलब 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो बनता है वो अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। नहीं तो डायज़ोनियम ग्रुप रिप्लेस होकर नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाता था। इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में मैंने बताया इस टेम्परेचर के रखना पड़ता है, नहीं तो स्टेबल नहीं होगा, नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। तो क्या करने के बाद होता है, इसका टेम्परेचर जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, मतलब इस रेस्पेक्ट पे बोला जाता है वार्म वाटर, गर्म पानी। इस पे गर्म पानी आप डालने के बाद, मतलब इसका सॉल्यूशन होता है ना डायज़ोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, इसका टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, अभी तक तो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। मैंने इसका टेम्परेचर और लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के बाद आपको मिलेगा फेनॉल डायरेक्टली। सॉल्यूशन अब नहीं रहेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड पर, जब पानी है इसके साथ वो रिएक्शन कर लेगा और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा और HCl तो बाई प्रोडक्ट आपको मिलता है, आप जानते हो, क्योंकि यहाँ पर वाटर अटैक करेगा कार्बन पर और डायज़ोनियम ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। ओके, तो इसको इजी है याद रखने पर कि इसका कितना होना चाहिए गर्म पानी, लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद इसका रिप्लेस हो जाता है, डायज़ोनियम ग्रुप फेनॉल पर कन्वर्ट हो जाता है रिप्लेसमेंट होकर। ठीक है, याद रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा फेनॉल का प्रिपरेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, तीनों प्रोसेस मैंने दिखा दिया। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेते हैं। पहला वाला लेक्चर में जो था क्यूमिन से फेनॉल, सो इसको मार्च कर देते हैं फेनॉल प्रिपरेशन का पूरा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ चलो आप करना है। ठीक है, बेंजीन है यहाँ पर, इसको क्लोरोबेंजीन पे कन्वर्ट कराओ। कौन सा रिएजेंट देंगे क्लोरोबेंजीन से कन्वर्ट होने पर, क्लोरोबेंजीन से आपको करवाना है फेनॉल पर। ठीक है, फेनॉल पे कन्वर्ट हो, इसको हम करवाओ बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कौन सा रिएजेंट दे, सी वाला कौन होगा, सी से करवाओ डी देंगे तो और भी एक फेनॉल मिलेगा आपको। ठीक है, सही है, बहुत सही है। फिर से मैंने बताया बेंजीन को हमने कौन देंगे, बेंजीन के साथ क्या रिएक्शन करवाएंगे, ई वाला कौन होगा,
आपको मिलेगा क्यूमिन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जो पिछले क्लास में डिटेल में डिस्कस करा था। क्यूमिन, ठीक है, क्यूमिन, ओके, मिल गया आपका क्यूमिन। क्यूमिन से क्या देंगे, क्यूमिन से क्या देंगे, एफ वाला कौन होगा, जो आपको ऐसे वाला प्रोडक्ट मिलेगा। कैसा वाला, ऐसा वाला जो हाइड्रोपेरोक्साइड होता है, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, CH3 है, ऐसा दिखता है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। पिछले क्लास में बताया था कैसा होता है। यार आप तो बताना है, मैं क्यों बता रहा हूँ। इसको बाद फेनॉल मिलेगा फिर से। फेनॉल किसके साथ रिएक्शन करके फेनॉल मिलेगा, जी वाला कौन होगा, आपको बताना है। तो इसका पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ओके, बताओ, और एक दे क्या, और एक दे क्या, यहाँ पर तो जगह नहीं मिलेगा आपको, पहले इसको करो, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता है, नहीं आपके हो जाएगा, हो जाएगा, इसको कराओ। यहाँ पर कौन देंगे, तो आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। पूरा मैकेनिज्म ख़त्म होगा अभी, पूरा फेनॉल प्रिपरेशन कन्वर्ट होगा। कौन देंगे, या फिर जी चल रहा है ना, H लेकर आओ, I लेकर आओ, कौन मिलेगा फिर से, N2 प्लस Cl माइनस I से ए वाला मिलेगा, ठीक है। जे कौन दे, जे कौन होगा आपको, तो आपको क्या मिलेगा, आपको फेनॉल फिर से। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस पे हो रहा है, ठीक है, सिंपल है। तो आपको पूरे रिएजेंट्स को याद होना ज़रूरी है इस तरह के कन्वर्जन्स सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ऐसे एक कौन होगा, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरीनेशन करना है, Cl2FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3, क्लोरीनेशन से बनता है बेंजीन का, ठीक है, आप जानते हो। क्लोरीनेशन से क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लोरोबेंजीन से फेनॉल अभी करा है, पहला वाला प्रोसेस, एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन। क्या डालना है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, किस टेम्परेचर पे, 623 केल्विन, किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 320 एटमॉस्फेयर, ज़्यादा होता है क्योंकि इस पे कोई नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा है। इसके बाद 2 स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि फेनॉक्साइड बनने के बाद फेनॉल बनेगा। फेनॉल बन गया। अभी आप यहाँ पर आ सकते हो, बेंजीन से सल्फोनेशन क्या करना है, उलियम, कभी कभी इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, H2SO7, क्योंकि मैंने बताया सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2SO4 का मिक्सचर होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो कभी कभी यहाँ पर H2SO7 भी लिखा हो सकता है, उलियम होता है, क्योंकि फ्यूम कंडीशन पे होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस सल्फोनिक एसिड को फेनॉल पे कन्वर्ट करना है, क्या होना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्टेन स्टेट पे हीट करवाने के बाद फिर से क्या करना, हाइड्रोलाइसिस प्लस की प्रेजेंस पर फेनॉल बन गया। यहाँ पर ये वाला कौन होगा, बेंजीन से क्यूमिन, कोई भी हो सकते हो आप, प्रोपाइल क्लोराइड के साथ भी कर सकते हो। Cl3 प्रेजेंस होना ज़रूरी है, एनहाइड्रस वाला प्रोपाइल क्लोराइड से बनेगा ये वाला क्यूमिन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको रिएक्शन करवा ER के प्रेजेंस पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता था। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड को हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है, H+ वाटर, मतलब डाइल्यूट H2SO4 से फेनॉल बन जाता था। मैंने डिटेल में कैसे रीअरेंजमेंट होता है, मैं यहाँ पर H+ पकड़ता था, ये वाला माइग्रेट होकर अटैक करेगा, वाटर निकलता था, फिर से वाटर आता था, मैंने दिखा दिया इसको, अभी इसका लंबा नहीं करेंगे। फिर से क्या होगा, बेंजीन को क्लोरोबेंजीन बना दिया। यहाँ पर जा रहा हूँ, नाइट्रोबेंजीन कौन देना है, FeHCl नहीं है, FeHCl नहीं होगा, यहाँ पर नाइट्रेशन करवाना होगा, नाइट्रो ग्रुप पहला है, फिर से आना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर गलती किया है, यहाँ पर होगा NH2, ओके, एक स्टेप बढ़ेगा। अभी मैंने एक तो बताया था NH2 होगा, यहाँ पर लिख लो N2 प्लस Cl माइनस, अभी ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पर और एक रिएजेंट आपके लिए बढ़ चुका है, ठीक है। अभी से यहाँ पर क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बिकॉज नाइट्रेशन करना है,
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, याद है आपको एज वाला, ठीक है, ये एज था। नाइट्रेशन करने के बावजूद आपको मिलेगा नाइट्रेशन के प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन, इसका होगा अभी FeHCl से क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप का NH2 करना, मतलब रिडक्शन करना। NH2 मिल गया, एनिलीन मिल गया, एनिलीन के डायजोडाइजेशन करना है। डायजोडाइजेशन कौन करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और क्या ज़रूरत होता है सोडियम नाइट्राइट, Na2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl किस टेम्परेचर पर, 0 to 5 डिग्री। टेम्परेचर इज द मैंडेटरी थिंग इन दिस रिएक्शन। डायजोडियम सॉल्ट से, डायजोडियम क्लोराइड से क्या बोलता था, गर्म पानी, जिसका टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री होने पर भी रिएक्शन हो जाता है फेनॉल। इतने सारे मैंने बता दिया था, यहाँ पर एक स्टेप कम था, इस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इस रिएजेंट्स का, फेनॉल प्रिपरेशन का पूरा मैंने फ्लो चार्ट, इस पे आपको नज़र करना है, ऐसे ही याद रखना है, ओके। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं और एक रिएक्टिविटी रिएक्शंस के साथ, बहुत सारे मैकेनिज़्म के साथ, ठीक है। इतना तक आने के लिए शुक्रिया।